साल 2001। जगह नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में नारायण हिती पैलेस और उसमें हुए 13 लोगों में से 9 लोगों की कत्लेआम। और फिर वहां से शुरू होता है राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ का सफर। नमस्कार, मैं अमृत कुमार। आज बात करेंगे नेपाल में शाही परिवार में हुए कत्लेआम के बारे में। उस कत्लेआम के बारे में आज भी रहस्य और सवाल आज भी बने हुए हैं, खासकर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, खासकर रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और इस जांच के बारे में, इस हत्या की जो जांच हुई, उस जांच की जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में आज भी नेपाल के लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स थे, बहुत सारे शक और सवाल आज भी बरकरार है वहाँ के उस कमेटी की रिपोर्ट में। तो आज हम बारी बारी से इस चीज के बारे में बात करते हैं। साल 2001। देखिए, साल 2001 में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुई। जैसे मैं एज एग्जांपल बात करूं, अपने इंडिया के भुज गुजरात में एक दिल दहला देने वाली भूकंप की घटना हुई थी। हम सभी जानते हैं गुजरात में बहुत बृहद पैमाने पर भूकंप आया था, उसमें बहुत सारी नुकसान हुई अपने इंडिया में। उसके बाद बात करें जून, नेपाल में जिस स्टोरी के बारे में आज हम बात करेंगे, नेपाल में शाही फैमिली में एक कत्लेआम होता है, उस कत्लेआम के बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद जुलाई का मंथ आता है, अपने दिल्ली में फूलन देवी, जो कि एक गैंगस्टर क्रिमिनल जो भी कहें उसको, उसकी हत्या होती है। फिर उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 का अटैक होता है, जिसमें आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का हाथ माना जा रहा था। और उसके बाद से ही अमेरिका ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ जाती है। और फिर इंडिया में अटैक होता है, पार्लियामेंट अटैक। पार्लियामेंट अटैक एक ऐसा अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था पार्लियामेंट, क्योंकि एक पीएमओ ऑफिस के बाद अगर कोई देश में एक सर्वोच्च ताकतवर ऑफिस है, वो है संसद। हमारे जितने भी ताकतवर लोग हैं वहाँ से, एक तरह से हमारे जो टॉप पॉलिटिशियंस है वहाँ वो बैठते हैं। तो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था पार्लियामेंट अटैक। खैर, हमने उसे भी कवर कर लिया, हमने उसे भी एक तरह से रिकवर किया। तो आज बात करते हैं नेपाल शाही फैमिली में जो कत्लेआम हुआ उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नेपाल शाही फैमिली में ऐसे तो मेंबर कई थे जो कि मेन किरदार में एक तरह से मेंबर थे। आज मैं बात करूंगा स्टार्टिंग से। खैर, वहाँ के नरेश, एक और बात है, वहाँ के नरेश को आमतौर पे पहले जब ये गणतंत्र नहीं हुआ उसके पहले वहाँ के जो नरेश हुआ करते थे उनको विष्णु का अवतार माना जाता था। अभी भी वहाँ जो भी खास के महाराजा वीरेंद्र विक्रम हुई, महाराजा वीरेंद्र विक्रम की पहली या उन तक जितने भी वहाँ नरेश हुए, उनको एक विष्णु का अवतार समझा जाता था वहाँ, और उनको एक विष्णु की तरह वहाँ पूजा जाता था। तो स्टार्ट करते हैं। जिस समय ये घटना हुई, जो 1 जून 2001 की घटना है। एक महल में आने से पहले हम उससे पहले की थोड़ा सा जो एक ओवरव्यू वो कोशिश करते हैं बनाने की। उनकी फैमिली में महाराजा वीरेंद्र विक्रम रहते हैं, उनकी वाइफ महारानी ऐश्वर्या वही ऐश्वर्या, महारानी ऐश्वर्या जो सिंधिया परिवार से बिलोंग करती है अपने इंडिया में। उनका बड़ा बेटा निरंजन, उससे छोटा, उनका बड़ा बेटा का नाम दीपेंद्र था, मैंने मिस्टेक कर दी। उनका बड़ा बेटा दीपेंद्र, उनसे छोटा निरंजन, और उनकी एक बेटी श्रुति। तो फैमिली एक खुशहाल फैमिली चलता रहता है। फैमिली जो एक आम कॉमन होता है वो आगे बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे दीपेंद्र बड़ा होता है। अब दीपेंद्र को वहाँ का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया जाता है नेपाल का। तो यानी क्या होगा कि अगर महाराजा की या जब गद्दी छोड़ेंगे या उनकी जब डेथ होगी, तो उनके बाद जो अगला नरेश या अगला राजा होगा नेपाल का, वो दीपेंद्र होने वाला था। और अगर दीपेंद्र मान लिया जाए, अगर राजा बनने से इनकार कर दे या किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती, तो फिर अगला जो प्रिंस होगा वो या तो अगर उनके कोई पुत्र हैं तो वो, और नहीं तो फिर निरंजन को घोषित किया जाता। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से वहाँ ये राजा बनने का सिस्टम था। और एक और कल्चर वहाँ क्या है कि हर फ्राइडे को वहाँ एक गेट टुगेदर पार्टी देने का रिवाज है। और गेट टुगेदर पार्टी कोई ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब नरेश देंगे, ऐसा नहीं था। जितने भी शाही फैमिली में लोग थे तो उनका एक अपना सर पर एक तो ओवरव्यू, एक वहाँ एक महल था जिसको नारायण हिती पैलेस कहते हैं। उस नारायण हिती पैलेस में बहुत सारे छोटे छोटे महल थे और सारे महल का अलग अलग नाम हुआ करता था। और वो सारे जो महल थे
वो सारे उन लोगों के महल थे जो उनके शाही फैमिली के सदस्य थे, चाहे उनका बेटा दीपेंद्र हो, चाहे उनका बेटा निरंजन हो, चाहे उनकी बेटी श्रुति हो। तो इन सब का या फिर महारानी का खुद एक अपना पैलेस हुआ करता था। तो ये जो घटना है, खास के घटना से पहले मैं ये बात करूं, जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र थे उनका एक अपना पैलेस था। उस पैलेस का नाम था त्रिभुवन पैलेस। वो नारायण हिती पैलेस के अंदर में ही आता था। उसके बाद क्या होता है कि हर फ्राइडे को गेट टुगेदर देने का वहाँ रिवाज, ये कल्चर है वहाँ का। कभी महाराज देंगे, कभी महारानी देगी, कभी उनका बड़ा लड़का दीपेंद्र, कभी निरंजन, कभी श्रुति, या फिर उनके जो और भाई थे, जैसे जो बाद में वहाँ के नरेश बनते हैं महाराजा ज्ञानेंद्र, उनका बेटा पारस, या उनके बाद। तो ये वहाँ का कल्चर था। तो उसी कल्चर के अनुसार इस बार इस फ्राइडे को, यानी 1 जून 2001 जो फ्राइडे रहता, उस फ्राइडे को पार्टी देने या गेट टुगेदर देने की बारी जो होती है वो महाराजा दीपेंद्र की होती है, यानी क्राउन प्रिंस जो आने वाले महाराजा थे, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र की होती है। अच्छा, यहाँ कहानी के एक भाग है। मैं थोड़ा यहाँ रोक के आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ उन लोगों की लाइफ में चल क्या रहा था वो देखिए। जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र है, उनकी लाइफ में वो अब चूंकि एडल्ट हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, एडल्ट से भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं, अगर उनकी उम्र जो है एडल्ट से आगे बढ़ चुकी है। तो हो क्या रहा है लाइफ में उनके, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही उनकी मुलाकात एक लड़की देवयानी नाम की लड़की से होती है, और उनकी बहन एक दूसरे कॉलेज में पढ़ रही थी। उस दूसरे कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है। उनकी बहन की एक फ्रेंड थी सुप्रिया शाह, जो कि शाही परिवार से बिलोंग करती थी। और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, जिनकी मुलाकात देवयानी से होती है, वो अच्छे फैमिली से थी, वेल मेंटेन और वेल रिचमेंट फैमिली से थी, लेकिन शाही फैमिली से नहीं थी। तो दीपेंद्र को पढ़ाई के दरमियान उनसे प्यार होता है। फिर दीपेंद्र चाहते हैं कि मैं उनसे शादी करूं, यानी देवयानी से शादी करूं, लेकिन उनकी माँ जो थी महारानी ऐश्वर्या, वो चाह रही थी कि दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से हो, जो कि एक दूर की रिश्तेदार में लेकिन शाही फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसके बाद यही सिलसिला चलता रहता है और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र देवयानी से शादी को लेकर अड़ जाते हैं, लेकिन महारानी उनसे शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो शाही फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, या फिर जो भी कारण रहा होगा। तो इस बात को लेकर माँ बेटे में काफी तू महंगा होती है और काफी एक तरह से नाराजगी और एक विवाद भी बना हुआ रहता है। उसके बाद फैमिली आगे अपना चलता रहता है और यूं ही बात आगे बढ़ती रहती है। फिर क्या होता है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र और उनकी माँ जो महारानी ऐश्वर्या रहती है, उनमें काफी ज्यादा मनमुटाव देखने को मिलने लगता है और काफी मनमुटाव दोनों के बीच में रहने लगता है। खैर ये सब चीज चलती रहती है साथ में इक्वली रूप से। उसके बाद दिन आता है 1 जून 2001 का, जो कि मैंने कहानी के एक पार्ट में सुनाई थी। तो वो दिन अब आ चुका है और यहाँ से शुरू होता है इस जो भी नेपाल शाही परिवार में कत्लेआम होता है उसका समय शुरू होता है। तो वहाँ एक और कल्चर क्या है कि जो भी होस्ट, जो भी मेजबान है, जो भी गेट टुगेदर पार्टी देने वाला है, जो भी पार्टी को होस्ट कर रहा है, तो रिवाज है कि जो कोई भी उनके यहाँ गेस्ट आएंगे तो वही उनको रिसीव करेंगे। तो ये वहाँ और ये है वो वहाँ अच्छा माना जाता है, और जो भी कोई भी रिसीव अगर करने नहीं जाता तो उसको बैड बिहेवियर की श्रेणी में गिना जाता है कि ये बैड बिहेवियर है। तो खैर उस दिन नेपाल नरेश, महाराजा वीरेंद्र विक्रम, उनकी महारानी ऐश्वर्या, उनका छोटा भाई निरंजन, बेटी श्रुति, ये सारे लोग गेट टुगेदर पार्टी को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। एक और बात, महाराजा जो वीरेंद्र विक्रम थे वो अपने ऑफिस में थोड़ा सा डिले होकर आते हैं, क्योंकि वो अपने ऑफिस में एक प्रेस रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। तो वो थोड़ा सा डिले आते हैं, उनकी गाड़ी थोड़ा सा डिले आती है। उससे पहले ये लोग आते हैं, उनकी फैमिली, और उनकी फैमिली महाराजा की 3 बहनें थी। उन तीनों बहनें और उन तीनों बहनों के हस्बैंड भी गेट टुगेदर पार्टी में उस दिन पहुंचे हुए थे। उसके बाद क्या होता है, महाराजा वीरेंद्र विक्रम के एक छोटे भाई रहते हैं महाराजा ज्ञानेंद्र उस दिन पोखरा में थे, उस दिन यहाँ वो नहीं थे गेट टुगेदर पार्टी में। तो उनकी वाइफ और उनका बेटा पारस। अच्छा, एक और बात है, महाराजा ज्ञानेंद्र जो थे उनके छोटे भाई, और उनका महाराजा ज्ञानेंद्र का बेटा जो पारस था, उनकी छवि नेपाल में अच्छी नहीं थी। उनकी छवि
उन पर बहुत सारे कत्ल और ड्रग्स वगैरह का, स्मगलिंग वगैरह का भी आरोप था वहाँ। तो महाराजा ज्ञानेंद्र और उनका बेटा पारस की छवि कोई खास अच्छी नहीं थी नेपाल में। उनको लोग बैड बिहेवियर, एक तरह से अच्छी नजर से नहीं देखते थे। जबकि उनके बड़े भाई महाराजा वीरेंद्र विक्रम, उनकी छवि बड़ी ही नीट एंड क्लीन थी वहाँ, और उनको लोग बड़ा पसंद करते थे, बहुत ही प्यार करते थे उनके, चाहे क्राउन प्रिंस जो दीपेंद्र थे। उसके बाद शुरू होता है, फैमिली में आना सबका शुरू हो जाता है, और जिस हॉल में वो पार्टी होना था, जिस हॉल में खाना पीना का इंतजाम किया गया था, उस हॉल में सारे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसके 30 मिनट या 35 मिनट के बाद और एक और बात कि दीपेंद्र वहाँ सबको पिक करने नहीं जाते, सबको रिसीव करने नहीं जाते हैं, तो महारानी ऐश्वर्या को बहुत बुरा भी लगता है। पर कोई बात नहीं, महारानी ऐश्वर्या ये समझती है कि बेटा नाराज है, शादी को लेकर लड़ा हुआ है, तो खैर उसको ये बात आई गई हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद सारे लोग उस हॉल में जमा होते हैं, जिस हॉल में उस रात पार्टी होना था। उस रात फ्राइडे को 1 जून 2001 को अचानक, और महाराजा जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र रहते हैं, तो वो 30 या 35 मिनट के बाद एक ऑटोमेटिक वेपन से लेकर, और एक और जितने भी नारायण पैलेस भवन थे वहाँ पे हथियारबंद गार्ड्स, जो भी जहाँ पे होना चाहिए था, सारे गार्ड्स वगैरह मौजूद थे वहाँ पे। तो 30 और 35 मिनट के बाद फिर क्या शुरू होता है कि उनका गेट खुलता है, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र का, उनके हाथ में एक ऑटोमेटिक वेपन्स होता है। वो वेपन्स लेकर उसी हॉल की तरफ चलते हैं, जिस हॉल में उनके ही सारे परिवार के सदस्य गेट टुगेदर पार्टी के लिए, एक तरह से डिनर के लिए उस हॉल में बैठे हुए थे। और उसके बाद उस हॉल में वो पहुंचते हैं, और उस हॉल में पहुंचने के बाद जैसे ही वो गेट पर जाते हैं, तो गेट पर जैसे ही, तब तक महाराजा वीरेंद्र विक्रम जो है भी उस हॉल में पहुंच चुके थे, क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहे थे अपने ऑफिस में। इंटरव्यू देने के बाद तब तक वो पहुंच जाते हैं, और शायद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जो है महाराजा वीरेंद्र विक्रम का ही इंतजार करें कि वो कब तक आते हैं। तो उनके आने के बाद क्या होता है, सारे लोग हॉल में रहते हैं, और जब ये गेट पर पहुंचते हैं क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, तो उनके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन्स था। और उसके बाद सारे लोग जब उनको देखते हैं, तो उनको लगता है कि नाराज है ऑटोमेटिकली, या फिर कोई अपना वेपन्स के जरिए कोई कर्तव्य दिखाने के लिए ऐसा किया है। तो उन्हें कोई खास चौंकने वाली बात थी नहीं, क्योंकि उन लोगों का वेपन्स और तलवारों के साथ बचपन से ही नाता है, तो वेपन्स देख के कोई लोग चौंकते नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस जो दीपेंद्र रहते हैं, अपने वेपन्स का मुंह महाराजा वीरेंद्र विक्रम की तरह करके, और एक के बाद 3 फायर कर देते हैं। 3 फायर करने के बाद लोग ये सोच ही रहे थे, और जो उनके जो फैमिली के सदस्य थे वो ये बात सोच ही रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तब तक एक के बाद 3 गोली महाराजा वीरेंद्र विक्रम को लग जाती है, मतलब ये चला देते हैं उन पर, और वो उनकी वही एक तरह से मतलब स्लो मोशन में वो नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है कि ये अंधाधुंध फायरिंग उन फैमिली पे करने लगते हैं जो फैमिली डिनर के लिए आई हुई, और उसके बाद एक तरह से एक के बाद एक लोगों पे गोलियां चलती जा रही। उसी में से जो लोग भाग पाए, क्योंकि वो जो पैलेस था, पैलेस में बहुत सारे गेट्स थे, जिस गेट से जो भाग पाए वो भाग पाए। तो महारानी ऐश्वर्या और उनका बेटा निरंजन पीछे वाले दरवाजे से निकलकर गार्डन की तरफ निकल जाते हैं, और गार्डन की तरफ जो निकल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनके वेपन्स का जो वो मैगजीन रहता है, वो मैगजीन खाली हो जाता है। और मैगजीन जब खाली हो जाता है, तो फिर वो अपने महल की तरफ बढ़ते हैं, और महल की तरफ बढ़ने के बाद एक दूसरे ऑटोमेटिक वेपन्स लेके आते हैं। और फिर रास्ते में उनका जो चचेरा भाई पड़ता है, यानी महाराजा ज्ञानेंद्र के बेटे पारस, यानी उनके ताऊ के लड़के, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये मेरी ऑफिशियल ये रिकॉर्ड पर बात है कि वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो पारस को धक्का देकर फिर उसी हॉल की तरफ बढ़ते हैं जिस हॉल में उनकी फैमिली थी। तो फिर वहां बढ़ते हैं, जो भी सामने आता है उन पर ये गोलीबारी करते जाते हैं। और फिर तीसरी बार ऑटोमेटिक वेपन्स, फिर सेम प्रोसेस के जरिए अपने रूम में जाना, फिर तीसरी बार ऑटोमेटिक वेपन्स लेके आना, और फिर एक 9mm का पिस्टल, जो कि जर्मनी में बनी हुई थी 9mm का पिस्टल, वो लेकर आते हैं। और उसके बाद वही पीछे वाले गार्डन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर महारानी ऐश्वर्या जा रही थी, मतलब एक तरह से भाग रही थी, और उनका बेटा निरंजन उनके साथ।
तो जैसे ही ऑटोमेटिक वेपन्स का मुंह महारानी ऐश्वर्या की तरफ करते हैं, उनका बेटा सामने आ जाता है, तो वो गोली जो है सो उनके भाई निरंजन को लग जाती है और वो वहीं पे गिर पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र रहते हैं, वो दीपेंद्र वहां जाकर ये इंश्योर करते हैं कि सारे लोग मर चुके हैं या नहीं मर चुके हैं। फिर वो एक के बाद एक फायर महारानी ऐश्वर्या पर भी कर देते हैं और इस तरह से महारानी ऐश्वर्या और निरंजन की मौत वहीं पर हो जाती है। और वहाँ पे बगल में स्विमिंग पूल था शायद, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि स्विमिंग पूल के पास जाकर और वहाँ जो भी गार्ड्स वगैरह थे, गार्ड्स वगैरह तब तक कोई हरकत में नहीं आता, गार्ड्स वगैरह जो जहाँ था जैसे था वहीं रहता है, गार्ड्स वगैरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, जब ये इंसिडेंस हो रहा था तो एडीसी जो होते हैं उनके एक तरह से मतलब सिक्योरिटी चीफ कहें, तो सिक्योरिटी चीफ का कमरा उसी शाही महल में ही था, तो उनका गेट नहीं खुलता है। तो वो एक तरह से ये गोलीबारी हो रही है, ये कत्लेआम चल रहा है, लेकिन उनका गेट नहीं खुलता, वो अपने गेट के यानी वो अपने रूम में ही थे, तब तक वो रूम से बाहर नहीं आए थे। और उसके बाद एक स्विमिंग पूल के बगल में जाकर जो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र रहते हैं, वो दीपेंद्र खुद अपने ही सीने की तरफ वेपन्स का मुंह कर 2 गोली अपने सीने में मार लेते हैं और फिर क्राउन प्रिंस दीपेंद्र वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद जो उनके फैमिली के सिक्योरिटी सलाहकार थे, एक तरह से चीफ थे, उनका गेट खुलता है और वो बाहर आते हैं। और ये घटना इतनी जो घटना हुई वो सिर्फ और सिर्फ 5 या 7-8-10 मिनट के अंदर ही इतनी घटनाएं हो गई थी। उसके बाद सबको गाड़ी में डाला जाता है, खास के सबसे पहले महाराजा वीरेंद्र विक्रम को गाड़ी में डाला जाता है और गाड़ी में डालने के बाद बगल के ही काठमांडू में एक मिलिट्री अस्पताल था, वहां पे ले जाया जाता है उनको। जैसे ही वहां जाती मतलब महाराजा वीरेंद्र विक्रम पहुंचते हैं तो डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब तक गाड़ी में डाल रहे थे उनके जो सुरक्षा सलाहकार थे, तो उनका कहना था, जब वो बाद में इंटरव्यू देते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि तब तक उनकी सांसें चल रही थी। इधर महारानी ऐश्वर्या और उनका बेटा निरंजन, खैर वो लोग तो वही स्पॉट डेथ डिक्लेयर हो जाते हैं। और खासकर इतनी गोलीबारी का जो एक तरह से करने वाला था क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, उसे भी गाड़ी में डाल के ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ 13 लोगों में से 8 लोगों की मतलब एक तरह से डेथ डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर। एक 9वां शख्स जो जिंदा रहता है वो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, तो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को वेंटिलेटर पे रखा जाता है और वो उसी समय शायद कोमा में चला जाता है। ये सारी घटनाएं हो जाती है। एक सारी घटनाएं होने के बाद शक्कर सवाल कहाँ से शुरू होता है? शक्कर सवाल यहाँ से शुरू होता है कि इनमें से जितने भी लोग थे, खास के महाराजा वीरेंद्र विक्रम के फैमिली के, वो लगभग मारे जाते हैं, सारे लोग मारे जाते हैं। उनकी बहन 1-2 बच जाती है और उनकी बहन के जो हस्बैंड है वो भी इसमें मारे जाते हैं, उनकी 1-2 बहन भी मारी जाती है इसमें। शक्कर सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जो उनके छोटे भाई महाराजा ज्ञानेंद्र थे, एक तो उनका उस दिन उस डिनर पार्टी में शामिल न होना, और अगर शामिल हुई भी उनकी फैमिली, खास उनकी वाइफ और उनका बेटा पारस, तो महाराजा ज्ञानेंद्र की फैमिली को कुछ नहीं होता, उनकी फैमिली पूरी तरह से सेफ थी। उनको अगर गोली लगी भी तो थोड़ी बहुत गोली लगी, आई मीन ऐसी गोली लगी जहाँ पे डेथ होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ऐसी जगह उनको गोली लगी। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं महाराजा ज्ञानेंद्र जो थे उनकी तरफ सबका सवाल पैदा कर रहे थे, कहीं इनमें महाराजा ज्ञानेंद्र का हाथ तो नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद एक तरह से ओवरव्यू बनना शुरू हो गया वहाँ के लोगों में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये सब तो चलता ही रहा। फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि ये पर ये घटना नेपाल के लोगों को तब तक नहीं बताई, एक तरह से 24 घंटे तक बताई नहीं गई नेपाल के लोगों को ये घटना कि आखिर नेपाल में जो महाराजा वीरेंद्र विक्रम उनके साथ हुआ क्या है। कल होकर रेडियो पर अचानक रेडियो का प्रसारण रोक किया, तब वहाँ की जनता को बताई गई कि अब हमारे बीच जो महाराजा वीरेंद्र विक्रम और उनकी फैमिली नहीं रही। उसके बाद जो उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र थे वो पोखरा में थे, पोखरा से वापस आते हैं और उसके बाद उनकी जो उनके दूर के रिश्तेदार थे वो सब उनको एक तरह से मुखाग्नि देते हैं और उनका वहाँ पे आखिरी आक्रमण कर दिया जाता है। उनके छोटे भाई दीपेंद्र
उनके छोटे भाई दीपेंद्र आते हैं और वो खुद को राजा डिक्लेयर करवा लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है महाराजा दीपेंद्र की स्टोरी। तो खैर, और यहीं से महाराजा दीपेंद्र पे शक होना शुरू हो जाता है। तो खैर उसके बाद होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। अब कमेटी में वही बात सामने आती है जो मैंने अभी आपको बताई, एक लव स्टोरी को लेकर महाराजा क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने परिवार के कत्लेआम कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके जितने भी जानने वाले करीबी दोस्त रिश्तेदार थे, उन सब से बात की गई। उन सब से बात करने के बाद उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का ये कहना था कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र एक लड़की के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अब वो अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करते थे, अपनी फैमिली को इस तरह से अपनी फैमिली का कत्लेआम नहीं कर सकते हैं। यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक स्टोरी वहाँ ये भी आई कि इसके पीछे महाराजा ज्ञानेंद्र का हाथ था, क्योंकि अगर महाराजा वीरेंद्र विक्रम की फैमिली में अगर कोई भी बच जाता तो शायद महाराजा ज्ञानेंद्र राजा नहीं बन पाते। इसीलिए उनकी फैमिली का पूरी तरह से सफाया जरूरी था। तो शायद इसीलिए महाराजा ज्ञानेंद्र ने ये करवाया। ये सिर्फ शक और सवाल थे, ये आज तक एविडेंस मतलब फुली कंप्लीटली तौर पर विद एविडेंस साबित नहीं हो पाया। और उसके बाद बहुत सारे जैसे अपने इंडिया के रॉ पर भी इसको लेकर सवाल उठे, क्योंकि यह अपने इंडिया और उस समय नेपाल के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस पर भी सवाल थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने खासकर रॉ ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो उस तरह से ये भी बातें। उस समय के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे, नाम था चक्रधर बिसोई। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वहाँ के प्रधानमंत्री, बाद में खासकर जब वहाँ गणतंत्र लागू हुआ, तो वहाँ के प्रधानमंत्री पर भी ऐसे ही जानलेवा अटैक करने की कोशिश की गई थी। तो खैर ये सब बातें चलती रही। 2009 के आसपास जब वहाँ गणतंत्र लागू कर दिया गया, तो एक आदमी वहाँ आता है और उसने अपने ऊपर ये कबूल कर लिया, अपने आप के ऊपर वो इल्जाम ले लिया कि मैंने ही पूरे शाही परिवार का खात्मा किया था, एक तरह से कत्लेआम किया था। क्या उसे भी अरेस्ट किया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है, बट पूछताछ में कोई ऐसी एविडेंस वो नहीं दे पाता है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि बड़बोलापन कर रहा है एक तरह से, और फिर उसे भी छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों तक जेल में डालता है। तो इतने दिनों के बाद, और अच्छा क्या होता है कि महाराजा ज्ञानेंद्र जब राजा बनते हैं उनके पास, तो उनकी इमेज अच्छी नहीं थी। तो वहाँ के लोगों में एक तरह से क्रोध पैदा होने लगता है, वहाँ के लोग आक्रोशित होने लगते हैं। और ज़्यादा दिन ही 2001 और 2008 में वहाँ गणतंत्र लागू कर दिया। तो 7 साल के बाद ही वहाँ राजा रजवाड़े एक तरह से राजशाही को समाप्त कर दिया जाता है और नेपाल एक गणतंत्र स्टेट, गणतंत्र कंट्री के रूप में निकल जाता है और नेपाल एक गणतंत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर वहाँ चुनाव वगैरह जो भी प्रोसीजर चुनाव का होता है वो सब वहाँ होने लगते हैं। और जितने भी महाराजा वीरेंद्र विक्रम की फैमिली की जो भी महल शाही संपत्ति थी उनको जब्त कर ली जाती है, और जो भी थोड़े बहुत प्राइवेट संपत्ति थी महाराजा ज्ञान, उनको छोड़कर बाकी सरकार सबको जब्त कर लेती है। तो ये सवाल आज भी बने हुए कि महाराजा जो वीरेंद्र विक्रम की फैमिली में जब कत्लेआम हुई वो आखिर किसने किया। ये एविडेंस तौर पर, ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने ही पूरे फैमिली की हत्या की एक लड़की के लिए, या फिर इसमें बात कुछ और थी। उसके बाद जांच वगैरह जितनी भी जांच थी, महाराजा ज्ञानेंद्र जब राजा बने तो उन सब जांच को दबा दिया गया। अच्छा, एक और लूप होल्स क्या हुआ था कि जब क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जब कोमा में थे, तो 4 दिन के लिए वो बनते हैं नेपाल के नरेश। चूंकि कोमा में ही थे तब उनको नेपाल नरेश डिक्लेयर कर दिया जाता है, और नेपाल नरेश डिक्लेयर करने के चौथे दिन जो कोमा में उनकी मौत हो जाती है। तो उनको एक तरह से पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता था, अब बिना पोस्टमार्टम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस पर भी सवाल होता है कि आखिर नेपाल के जो क्राउन प्रिंस है उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। चलिए, ये अगर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा गोली मारी, फिर भी पोस्टमार्टम होना जरूरी था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, तो इस पर भी सक्कर सवाल थे। तो आज भी ओवरऑल अगर देखें तो आज भी ये सक्कर सवाल और ये सवाल बना हुआ है कि आखिर उस परिवार में जो उस रात हुआ था कत्लेआम। बहुत सारे राइटर्स ने जो बुक लिखी उसमें ये कहा गया कि उस रात कुछ 2-4 नकाबपोश लोग आए थे और नकाबपोश लोगों ने आकर और शाही परिवार का कत्लेआम किया। बट ये पुख्ता तौर पर आज भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या हुआ था। और अगर कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।